नमस्कार। दीपावली की छुट्टी, उसके बाद छठ पूजा, इन सब बातों में काफी दिन तक मैं घर ठहर गया था। अब भूआकृतिक विज्ञान स्टार्ट हो रहा है आगे से, आज से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आपने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा और पढ़ना है उसको। इसके बाद पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भूआकृतिक विज्ञान खत्म होने के बाद ही कोई गैप आएगा। मैं युद्ध स्तर पर अनवरत कक्षाएं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आपको अब इसके लिए मेंटली तैयार रहना होगा कि आप मुझे तेजी से फॉलो कर सकें। और अभी फिलहाल कोई गैप आने की संभावना नहीं है। डेली कम से कम एक या अधिक से अधिक 2 या 3 वीडियो भी आपको डेली मिल सकते हैं, क्योंकि मैं इसे जल्दी से आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि मेरे ऊपर भी इसका दबाव थोड़ा कम हो। मैंने आपसे जो वादा किया था उस पर पूरी तरह से कायम हूं मैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, सब मैसेज का जवाब देना संभव नहीं है। एक बात और कहूंगा, जिस नंबर से आपको वीडियो भेजे जाते हैं उस नंबर पर आप कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, ओके इस तरह की बातें मत लिखा करिए। जिस नंबर से आपको वीडियो भेजे जाते हैं वो नंबर केवल वीडियो भेजने के लिए है। जब सैकड़ों लोग उस पर ओके या हेलो बोलते हैं तो सीरीज टूट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही मजबूती से कह रहा हूं कि जिस नंबर से आपको, जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं उस पर गलती से भी कोई मैसेज मत भेजिए। हाँ, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जिस वीडियो को देखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन है। आज से मैं पूरी तरह से फोकस हूं अपने कार्यक्रम पे, तो आप जो भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे उसे मैं पढ़ूंगा जरूर। अगर कोई समस्या होगी जो कि वाजिब समस्या है, उसे दूर किया जाना चाहिए तो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा, बात को समझिए। कई बार कहा जा चुका है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? परेशानी क्रिएट करते हैं आप ऐसा करके। जिस व्हाट्सएप नंबर से वीडियो भेजे जाएंगे उस पर आप कोई मैसेज नहीं करेंगे। ओके, बात रही गैप की, तो आगे से अब गैप आने वाले नहीं है। आप खुद देखेंगे कि कक्षाएं अब कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इसके पहले मैंने बताया था कि किस तरह सातों महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। वेगनर महोदय ने बताया कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। आपने लिखा ही होगा सारी बातें नोट्स के रूप में। ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, पैंजिया कहलाता था। पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, उसे पैंथालासा कहते थे। बाद में पैंजिया में विखंडन हो गया, है ना। उत्तरी भाग को लैरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दोनों के बीच में जो सागर था टूट गया, तो सागर का विस्तार हो गया बीच के भाग में, उसमें टेथिस सागर का विस्तार हो गया। फिर आपने देखा कि किस तरह से महाद्वीपों में 2 दिशाओं में प्रवाह हुए, उत्तर की तरफ प्रवाह, पश्चिम की तरफ प्रवाह। वेगनर महोदय ने बताया कि इन दोनों तरह के प्रवाह के लिए 2 तरह के बलों का प्रयोग हुआ, यानी 2 कारक बलों के कारण ये प्रवाह संभव हुए। उत्तर की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल के कारण और प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि सियाल सीमा पर तैर रहा है, स्वाभाविक रूप से तैरने में सक्षम है, तो उत्तर की ओर प्रवाह हुआ। पश्चिम की ओर प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति द्वारा जो घर्षण उत्पन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी तो पूरब की ओर घूमती चली गई, लेकिन महाद्वीप पश्चिम की ओर छूटते चले गए, है ना। ये सारी बातें आपने पढ़ा कि किस तरह अलग अलग कालों में सभी महाद्वीप वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए, क्योंकि पहले ये वर्तमान स्थिति में नहीं थे, अलग अलग जगहों पर प्रवाहित हो रहे थे, है ना। और एकदम पहले जाएं तो पैंजिया के रूप में सटे हुए थे। अब वेगनर महोदय ने आगे क्या कहा इस पर हम बात करेंगे। एक बात और, आप लोगों की एक समस्या है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है आपके हित में, आपको जानकारी से अच्छा लगेगा। मैं बिना लिखवाए पहले समझाऊंगा 15 से 20 मिनट, ओके। लगातार किसी टॉपिक को केवल समझाऊंगा ताकि आप उसे समझ लें। फिर मैं एक नोट्स हाथ में लेकर बोलूंगा, उसे आप नोट्स समझेंगे। उसमें बताऊंगा कि कहां पैरा चेंज करना होगा, है ना, कहां पे कौन सा चित्र बनाना होगा। चित्र तो व्हाइट बोर्ड पे बने ही होंगे, बताऊंगा कि यहाँ पे ये वाला चित्र बना लीजिए। तो 15-20 मिनट समझाऊंगा और 15-20 मिनट में मैं आपको लिखवाऊंगा। डेली लगभग 40 मिनट 45 मिनट के जो क्लास होंगे उसमें आधे भाग में आप समझेंगे और शेष आधे भाग में आप लिखेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहां तक आपने लिखा था जस्ट उसके आगे पहले समझा रहा हूं। वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे ही दुनिया के वलित पर्वतों
और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है। वलित पर्वतों और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है। मेरी उंगलियां जहां जा रही थी उसका मतलब कि ये वलित पर्वत हैं और ये वलित पर्वत हैं। ये तीनों दुनिया के बड़े वलित पर्वत, एंडीज, रॉकीज और हिमालय। और ये द्वीप हैं, द्वीपीय चाप, जैसे फिलिपाइन, जापानीज, सखालीन, क्यूराइल। क्यूराइल वास्तव में अलास्का के पश्चिम की ओर यहाँ निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ग्लोब की तरह से जोड़ेंगे तो ये दोनों महासागर आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे ही वेगनर महोदय ने वलित पर्वतों, दुनिया के सभी वलित पर्वतों और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है। कैसे? वेगनर महोदय ने बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, है ना, जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप, वेगनर महोदय ने क्या बताया था कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल कम घनत्व का है और सीमा अधिक घनत्व का है, इस कारण सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। वास्तव में ये महाद्वीप क्या है? सियाल है, जो कि तैर रहा है। सियाल, है ना, सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है, इसमें घनत्व अधिक है। आपने पढ़ा हुआ था पृथ्वी का जब हम क्रस्ट पढ़ रहे थे। तो वेगनर महोदय ने बताया कि दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के क्रम में सीमा द्वारा रुकावट पड़ गई, है ना, सीमा द्वारा रुकावट पड़ गई। वेगनर महोदय ने कहा था कि पैंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और नीचे वाला केंद्रीय भाग निफे। सियाल, सीमा, निफे। वास्तव में महाद्वीप इस सियाल को प्रदर्शित कर रहे हैं। वेगनर महोदय के अनुसार सब कुछ बता रहा हूं, है ना। ये वेगनर महोदय के अनुसार ये जो सियाल है, SIAL, ये महाद्वीपों की मोटाई को प्रदर्शित कर रहा है। और सीमा क्या है? भूगर्भिक भाग है। ये सीमा अधिक घनत्व का है और सियाल कम घनत्व का है। आप ध्यान दीजिए, शुरू में वेगनर महोदय ने कहा था कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा है ना। शुरू में उन्होंने कहा था कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा है। अब वो थोड़ा विरोधी बातें कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब हम आलोचना करेंगे तो दिखवाएंगे इन सब बातों को। अभी आप इतना समझिए कि वेगनर महोदय ने बताया कि दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के क्रम में सीमा द्वारा रुकावट पड़ गई, जिसके कारण इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए। इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए। वलन पड़ जाना अर्थात किसी वस्तु में मोड़ पड़ जाना, ऐसे ऐसे, है ना, उसे हम कहते हैं वलन। तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए। इसी के परिणाम स्वरूप एंडीज और रॉकी पर्वत वलित पर्वतों की रचना हुई। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने बताया कि जब अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो एशिया, है ना, और भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बीच में टेथी सागर विद्यमान था। एशिया और भारत जब यहाँ पे था, भारत टूटकर प्रवाहित हो रहा था और यहाँ पे था, है ना, तो जब उत्तर की ओर भारत ऐसे प्रवाहित हो रहा था तो मध्य में टेथी सागर था। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के क्रम में बीच में टेथी सागर में जमा अवसादी मलबे में, अवसादी मलबा क्या होता है? समुद्र में या नदी में हमेशा अवसादी मलबा जमा होता है। नदियां पहाड़ों से बहकर आती हैं, है ना, पहाड़ों से क्या काट कर लाती हैं? चट्टान, चट्टान और बालू। नदियां हमेशा उसे समुद्र में निक्षेपित करती रहती हैं। जब वो चट्टान और बालू लंबे समय तक दबता रहता है, एक के ऊपर एक मोटी परत बन जाती है, तो लगातार दबते रहने के कारण वर्षों, करोड़ों वर्षों में वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है समुद्र की तलहटी में, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो टेथी सागर में जमा अवसादी मलबे में मोड़ पड़ गया, फिर मोड़ पड़ गया यहाँ पर, है ना, या टेथी सागर में जमा अवसादी मलबा वलित हो गया। इसके चलते हिमालय जैसे वलित पर्वत की रचना हुई। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है। कैसे? वेगनर महोदय के अनुसार जब एशिया महाद्वीप वेगनर महोदय के अनुसार जब एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के भागे तो छोटे बच्चे का हाथ छूट जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा धीमे दौड़ता है। तो इसका कुछ पश्चिमी भाग जो है
जब एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। इसी के परिणाम स्वरूप फिलिपाइन, जापान या जापानीज, सखालीन और क्यूराइल द्वीप समूह की रचना हुई। ठीक है, ये व्याख्या किसकी है? वेगनर महोदय की। हालांकि उनकी व्याख्या, ये उनकी बात तो यहाँ सही निकली कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, लेकिन कारण की व्याख्या सही रूप से वो नहीं कर पा रहे थे वेगनर महोदय। क्यों? क्योंकि वेगनर महोदय एक भूआकृतिक वैज्ञानिक नहीं थे, वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे। वे तो इस बात की खोज कर रहे थे कि पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में हिमानीकरण के साक्ष्य कैसे मिलते हैं। तो इसकी व्याख्या उन्होंने की कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, यानी आज जो क्षेत्र उष्णकटिबंध में है, अतीत काल में वो ध्रुव के पास थे, इसीलिए उस पर हिमानीकरण हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो इसका कुछ भाग पीछे छूट गया। इसी के परिणाम स्वरूप क्यूबा और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह की रचना हुई, है ना? अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के क्रम में इसका कुछ भाग पीछे छूट गया, महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया। इसी के परिणाम स्वरूप क्यूबा और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह की रचना हुई। तो ये तो वेगनर महोदय ने व्याख्या की कि दुनिया के वलित पर्वतों और द्वीप समूहों की रचना हुई कैसे है ना? अब आइए हम लिखते हैं सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, लिखते नहीं, समझते हैं। महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अब ये साक्ष्य आपने वेगनर महोदय ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए वो आपने अभी नहीं जाने हैं। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह को प्रमाणित करने के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उन्हें अभी आप देखेंगे, है ना? तो महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। घबराइए मत, सब लिखवाऊंगा मैं हेडिंग डाल के, एकदम अभी समझिए। वो साक्ष्य कौन कौन से थे? कुछ साक्ष्य भूआकृतिक थे। भूआकृतिक साक्ष्य जैसे आप साफ देख रहे हैं कि अब ब्राजील का जो पूर्वी तट है और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इनको जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरह जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े कर देंगे तो आपस में फिर से जुड़ जाएगा, ऐसा होता है ना फेविक्विक या फेविकोल से, या फिर नजदीक ला दीजिए। तो ये भूआकृतिक साक्ष्य हो गया। मतलब उन्होंने कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए। भूआकृतिक, आकार से संबंधित जो साक्ष्य होता है उसे भूआकृतिक कहते हैं। भूआकृतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कुछ भूगर्भिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, यानी धरातल के नीचे चट्टानों की जो संरचना है, ये भी पाया गया कि ब्राजील का पूर्वी तट और गिनी का पश्चिमी तट, यानी ब्राजील तट और गिनी तट पर जो पर्वत हैं, वहां जो चट्टान है, दोनों की भूवैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। यानी यहाँ भी चट्टानों की संरचना वही है जो ब्राजील तट पर चट्टानों की संरचना है। ऐसे साक्ष्य हम कहते हैं भूगर्भिक साक्ष्य। तो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई तरह के भूआकृतिक साक्ष्य, भूगर्भिक साक्ष्य, जलवायविक साक्ष्य और जैविक साक्ष्य प्रस्तुत किए। 4 तरह के भूआकृतिक, भूगर्भिक, जलवायविक और जैविक साक्ष्य। अब इन साक्ष्यों के बारे में हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने बताया। नंबर 1 पहले समझते हैं। अभी आप समझ ही रहे, डोंट वरी, सब कुछ व्यवस्थित रूप से आप लिखेंगे क्योंकि मैं लिखवाने के लिए तत्पर हूं। तो पहला उन्होंने, आइए पहले वेगनर महोदय द्वारा दिए गए भूगर्भिक और भूआकृतिक साक्ष्यों पर चर्चा करते हैं, है ना? भूगर्भिक और भूआकृतिक। वेगनर महोदय ने बताया कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है ना? उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। आप साथ देख रहे हैं कि अफ्रीका का जो पूर्वी तट है यहाँ पे घुस जाएगा और अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है मैक्सिको की खाड़ी में घुस जाएगा। देख रहे हैं ना, ये यहाँ घुस जाएगा और यहाँ घुस जाएगा, यानी दोनों को सटाया जा सकता है। आप ये भी देख रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेविया, जो ये नॉर्वे स्वीडन वाला क्षेत्र है ना, इसे हम कहते हैं स्कैंडिनेविया। इस तट को आप मानचित्र में देखेंगे तो बड़ा कटा फटा टाइप का है, कटा छटा है एकदम, है ना? कनाडा का उत्तरी तट भी उतना ही कटा छटा है, यानी माना जाता है कि कनाडा का जो उत्तरी तट है वो पश्चिम की ओर था, यानी इससे आकर ऐसे जुड़ा हुआ था, ऐसे फिर प्रवाहित होते होते ऐसे हो गया। आप समझ रहे हैं ना? मेरी जो कल्पना है वो समझा रहा हूँ, ये वेगनर महोदय की बात नहीं है। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, इसलिए समझते जाइए।
आप देख रहे हैं कि कनाडा का उत्तरी तट और स्कैंडिनेविया के उत्तरी तटों को आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी संभव है कि कनाडा का उत्तरी और स्कैंडिनेविया का उत्तरी तट आपस में जुड़े हुए रहे हो अतीत काल में। तो वेगनर महोदय ने अपने भूआकृतिक साक्ष्य के अंतर्गत बताया कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। वेगनर महोदय ने बताया कि अटलांटिक महासागर को हम आंध्र महासागर भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र नाम है ना, वही आंध्र महासागर। वेगनर महोदय ने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर, दोनों तट मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तटों पर भू आकृतिक और भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है, एकता पाई जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेगनर महोदय ने बताया कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भू आकृतिक और भूगर्भिक मतलब चट्टानों की संरचना से संबंधित समरूपता पाई जाती है ना। वेगनर महोदय के अनुसार ब्राजील तट और गिनी तट को आपस में लगभग पूरी तरह से मिलाया जा सकता है। वेगनर महोदय के अनुसार ब्राजील तट और गिनी तट को आपस में पूरी तरह से मिलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी एक वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः उसे जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने बताया कि ब्राजील तट और गिनी तट के पर्वतों की चट्टानों की संरचना एक समान है। उन्होंने बताया कि ब्राजील तट और गिनी तट यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर पाए जाने वाले चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना एक समान है। वेगनर महोदय ने बताया कि नेक्स्ट पॉइंट, वेगनर महोदय ने बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। जैसे माउंटेन सीरीज होते हैं ना, उसी को हिंदी में पर्वत क्रम कहते हैं। यानी दोनों तटों के पर्वत क्रमों में पश्चिमी तट और पूर्वी तट अर्थात ब्राजील तट और गिनी तट के पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वेगनर महोदय ने बताया कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, ये आप देख रहे हैं ना, यूएसए है। यूएसए के दक्षिण में यूएसए के दक्षिण में यहाँ पे जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल पूरा मैक्सिको की खाड़ी का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैक्सिको है। तो मैक्सिको के पूर्व में जो खाड़ी है उसे हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। जब भी इस तरह की चीजें पढ़ा करिए तो मैप देख लिया करिए कि वास्तव में क्या यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, अपने एटलस में या मानचित्र में झांक के देख लीजिए, समझने में आसानी हो जाती है। इसके बाद वेगनर महोदय ने बताया कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, लगभग वहां उतना ही क्षेत्रफल वहां पर स्थित द्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल का है। इन्होंने बताया कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, लगभग उतना ही क्षेत्रफल वहां पर स्थित द्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल का है। मतलब ये सभी द्वीप कभी मैक्सिको की खाड़ी का ही हिस्सा थे, तब यहाँ पर सागर नहीं था। जब ये द्वीप पश्चिम की ओर छूट गए, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर समुद्री जल का प्रवेश हो जाता है ना। तो वेगनर महोदय दरअसल कहना चाहते हैं कि वास्तव में मैक्सिको की खाड़ी वहां पर नहीं थी, ये सभी द्वीप मिलकर इस क्षेत्रफल को भर देते थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है, वेगनर महोदय ने बताया कि स्कैंडिनेविया, यहाँ पे स्कॉटलैंड नामक देश है ना, इंग्लैंड के पश्चिम में यहाँ पे स्कॉटलैंड है ना। तो वेगनर महोदय ने बताया कि स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और कनाडा के पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है, समानता पाई जाती है ना। ऐसा तभी हो सकता है जब ये सभी क्षेत्रफल, ये सभी भूभाग आपस में कभी जुड़े रहे हों। फिर से बता दूं, उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया जानते हैं ना, जीएस में सब कुछ बताया जा चुका है क्या, कि ये नॉर्वे, स्वीडन है ना, और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जो देश हैं यहाँ पे, इन्हें हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और कनाडा के पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों के पर्वतों की भूवैज्ञानिक संरचना एक समान है ना। इससे भी प्रमाणित होता है कि ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रमाण उनका, वेगनर महोदय ने बताया कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, वेगनर महोदय ने बताया कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका
प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। यानी अतीत काल में एक युग था कार्बोनिफेरस युग, उस काल में बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी होती थी, है ना। तो उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में यानी ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में और ऑस्ट्रेलिया में कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि इन क्षेत्रों की वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाता, क्योंकि ये सभी क्षेत्र वर्तमान में विषुवत रेखा के आसपास है और विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंध पाया जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तथ्य कि इन क्षेत्रों में कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि इन क्षेत्रों की वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाता। ऐसा तभी हो सकता है जब ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े रहे हों, यानी दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से, भारत भी अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया भी अफ्रीका से, ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े रहे हों और दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। समझ रहे हैं ना आप? उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है यहाँ पे हिमानीकरण जब ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े रहे हों और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे अफ्रीका में एक तट है, उसका नाम यहाँ पे डरबन है ना, शहर है अफ्रीका का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े रहे हों और दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। मतलब ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े थे और जैसे कि हम अगर पृथ्वी को देखें तो उत्तरी ध्रुव कहाँ है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो वास्तव में ये वाला जो बिंदु है ये पहले यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो विषुवत रेखा है, यहाँ पे हिमानीकरण कैसे आ जाएगा? यानी अतीत काल में जब ये जुड़े हुए थे तो यहाँ पे नहीं थे ये सभी क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के पास थे अतीत काल में। यानी बाद में जब टूटे तो इनमें दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर प्रवाह हुआ तो यहाँ पे जो स्थलखंड था वो बहकर कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं ना विषुवत रेखा के दक्षिण में यहाँ पे जो स्थलखंड था प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आ गया। यही कारण कि कार्बोनिफेरस युग में जब यहाँ का स्थलखंड यहाँ दक्षिणी ध्रुव के पास था तो यहाँ पर हिमानीकरण होता था, यानी बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछा हुआ करती थी। अब आप समझ गए कि वैज्ञानिक महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि इन क्षेत्रों की वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाता। ऐसा तभी हो सकता है जब ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हों और दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो, या दूसरे शब्दों में ये सभी स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव के आसपास रहे हों। दूसरे शब्दों में ये सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए और दक्षिणी ध्रुव के आसपास रहे हों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक अजीब बात है कि धरती पर कोयले का निर्माण वहीं हो सकता है जहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है, यहाँ पर ताप अधिक होता है। कोयला बनने के लिए दो परिस्थितियां चाहिए, एक तो धरती के भीतर दबाव अधिक हो, यानी चट्टानों का दबाव हो ऊपर से, और दूसरा तापमान अधिक हो उस क्षेत्र में, तभी कोयले का निर्माण हो सकता है। कोयले के निर्माण की तीन शर्तें होती हैं। मोटी मोटी वनस्पतियां धरती के नीचे दब जाए, दूसरी ऊपर से दबाव पड़े, तीसरी शर्त तापमान उत्पन्न हो वहां पे, यानी गर्मी ज्यादा हो। तो कोयले का निर्माण मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है। लेकिन कनाडा और साइबेरिया जो रूस का पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो रूस का पूर्वी क्षेत्र उसे हम क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर शीत ध्रुव कहा जाता है। महाद्वीपों पर सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? साइबेरिया में पड़ती है, बहुत ठंडा इलाका है। तो कोयले का निर्माण विषुवत रेखीय क्षेत्रों की विशेषता है, लेकिन कनाडा और साइबेरिया के क्षेत्र में भी कोयले के निक्षेप मिलते हैं। निक्षेप मतलब जमाव, धरती के नीचे जमाव, भंडार। कोई भी खनिज जहां पे उसका भंडार पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं निक्षेप, यानी एक दूसरे के ऊपर जमाव होता है उसका, है ना। तो इन क्षेत्रों में यानी कनाडा में और साइबेरिया में भी कोयले के निक्षेप मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि निश्चित रूप से अतीत काल में कनाडा और साइबेरिया के क्षेत्र विषुवत रेखा के आसपास रहे होंगे। वैज्ञानिक महोदय ने क्या कहा कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो उसमें दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। यानी ये क्षेत्र कभी अभी जब उत्तर की तरफ आ गए हैं, विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ है ना, यानी अतीत में यहाँ पे थे विषुवत रेखा के आसपास कभी, क्योंकि प्रवाहित हो। आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया था इसे तो हमने क्या बताया था
कि पैंजिया की स्थिति कहाँ थी, विषुवत रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव के पास थी पैंजिया की स्थिति। यानी पैंजिया के जब विखंडन हुआ तो उत्तर की ओर पैंजिया का कुछ भाग प्रवाहित हुआ, कुछ भाग दक्षिण की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ, यही बताया था ना। तो वेगनर महोदय ने कहा कि कनाडा और साइबेरिया में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, जबकि कोयले का निर्माण विषुवत रेखीय क्षेत्रों की विशेषता है। इससे उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि अतीत काल में ये दोनों क्षेत्र प्रवाहित होने के, उत्तर की ओर प्रवाहित होने के क्रम में विषुवत रेखा पर रहे होंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ, बाद में ये प्रवाहित होकर उत्तर की ओर चले गए। ठीक, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहता जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, पढ़ते ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। अच्छा एक बात और, जो अटलांटिक महासागर के दोनों तट हैं, यानी ब्राजील का तट और गिनी का तट, है ना, इन दोनों तटों पर जो चट्टान पाए जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो चट्टानों में कुछ अवशेष मिलते हैं। अवशेष दो तरह के होते हैं, जीवों के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष। मान लेते हैं कोई वनस्पति है ना, वनस्पति समाप्त हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, वनस्पति की अपना पूरा जीवन काल उसने समाप्त कर दिया, तो वनस्पति जब धरती पर गिरती है तो धीरे धीरे चट्टानों में दबती चली जाती है। इसके चलते चट्टानों में वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। साथ ही अब कोई जीव जंतु मर गया, उसकी हड्डी चट्टानों में दब गई, तो चट्टान को तोड़ने पर हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो चट्टानों में दो तरह के अवशेष पाए जाते हैं, एक जीवों के अवशेष और दूसरा वनस्पतियों के भी अवशेष पाए जाते हैं। वेगनर महोदय ने बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले चट्टानों में जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों में काफी समानता है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों तट आपस में कभी जुड़े हुए रहे हों। यही कारण है कि यहाँ पर चट्टानों में जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों में समरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्लोसोप्टेरिस एक वनस्पति है, बहुत ही प्राचीन वनस्पति है। वनस्पति का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ग्लोसोप्टेरिस। ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, उन्होंने वेगनर महोदय ने कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, भूआकृतिक, भूगर्भिक, जलवायुविक। अब जैसे कोयले के निक्षेप वाली जो बात बताया वो क्या है, जलवायुविक साक्ष्य है। इसी तरह हिमानीकरण का जो साक्ष्य बताया है ना, वो जलवायुविक साक्ष्य है। अब जो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का साक्ष्य है वो वास्तव में जैविक साक्ष्य की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वनस्पति है। तो इससे संबंधित तथ्य ये है कि यहां पर एक द्वीप है अर्जेंटीना के पूर्व में, उसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। तो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पाई जाती है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर जो महाद्वीप है वहां पर भी ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है। रोचक बात है कि फॉकलैंड पर भी पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में भी ये वनस्पति है, प्रायद्वीपीय भारत, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में भी है, प्रायद्वीपीय भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका पर भी ये वनस्पति पाई जाती है, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, है ना। तो इस वनस्पति का इन सभी क्षेत्रों में पाया जाना प्रमाणित करता है कि ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे और इनकी अवस्थिति दक्षिणी ध्रुव के पास थी, है ना, प्रमाणित हुआ ना। नेक्स्ट, जैविक साक्ष्य में उन्होंने दो तरह के मुख्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, एक ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का साक्ष्य और दूसरा साक्ष्य था उनका एक लेमिंग नामक जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं ये लेमिंग। ये वास्तव में ध्रुवीय क्षेत्रों के इस समय यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर स्कैंडिनेविया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं लेमिंग। लेमिंग जो जीव होता है वो छोटा छोटा होता है और उसकी विशेषता होती है कि प्रजनन बहुत तेजी से करता है, जिसकी इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आज भी लेमिंग नामक जंतु जब जनसंख्या में अधिक हो जाते हैं तो पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं। प्रवास करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं, लेकिन आगे स्थल खंड न होने के कारण वे समुद्र में डूब जाते हैं, यानी उनकी आदत बन चुकी है पश्चिम की ओर जाना। इससे क्या प्रमाणित होता है कि निश्चित रूप से कनाडा का भाग स्कैंडिनेविया से सटा रहा होगा, तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। लेकिन अब चूंकि जब जनसंख्या अधिक हो जाती है, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो कनाडा के बीच में तो अटलांटिक महासागर है, तो स्थल खंड इनको मिल नहीं पाता, परिणाम स्वरूप समुद्र में डूब जाते हैं। ये हो गए वेगनर महोदय के भूआकृतिक, भूगर्भिक, जलवायुविक और जैविक साक्ष्य। आइए वलित पर्वतों
और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति से संबंधित वेगनर महोदय ने जो व्याख्या की और साथ ही महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, आइए उसे लिख लेते हैं और आगे से ऐसे ही चलेगा। मैं समझाऊंगा फिर लिखवा दूंगा। खुश? काफी लोग समस्या थी कि सर हम लिखे कैसे। आइए लिखिए। वेगनर महोदय के अनुसार आप पॉज करके रिवाइंड कर करके लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा तेजी से बोलूंगा, लेकिन सुविधा आपको ये मिलेगी कि जैसे बोलूंगा हूबहू ऐसे लिख लेंगे, बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जहां तक लिखे हैं उसके ठीक आगे, वेगनर महोदय के अनुसार जब उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग वलित हो गए, जिस कारण रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे में वलन पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की रचना हुई। वेगनर महोदय ने वलित पर्वतों के साथ साथ द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे समझाने का प्रयास किया है। कैसे? कैसे? जब एशिया महाद्वीप, वेगनर महोदय के अनुसार जब एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो इसका कुछ भाग पीछे छूट गया, यानी महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया, जिस कारण फिलिपाइन, जापानीज, सखालीन और क्यूराइल द्वीप समूह की रचना हुई। वेगनर महोदय के अनुसार इसी प्रकार जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो इसका कुछ भाग पीछे छूट गया, जिसके कारण क्यूबा और वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी द्वीप समूह की रचना हुई। वेगनर महोदय के अनुसार इसी प्रकार दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के क्रम में कुछ भाग पीछे छूट गया, जिससे पश्चिमी द्वीप समूह यानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्यूबा और वेस्ट इंडीज, जिससे पश्चिमी द्वीप समूह की रचना हुई। पश्चिमी द्वीप समूह मतलब ब्रैकेट में क्यूबा और वेस्ट इंडीज, है ना। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, हेडिंग लिखिए इसको। महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई भूगर्भिक, भू आकृतिक, जलवायविक और जैविक, है ना, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, जैविक साक्ष्य प्रस्तुत किए। 4 तरह के साक्ष्य। महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने भू आकृतिक, भूगर्भिक, जलवायविक और जैविक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अब इसके बाद डैश दीजिए लंबा सा, पहला पॉइंट लिखिए। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे, वेगनर के अनुसार वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। सब कुछ आप समझ ही चुके हैं, जैसे जैसे बोलूंगा निश्चित रूप से आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो उनके अनुसार वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर, यह है आंध्र महासागर, इसके दोनों तटों पर भू आकृतिक और भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है। ब्राजील और गिनी के मग्न तटों को मग्न तट भी कहा जाता है, क्योंकि जल में डूबे हुए होते हैं समुद्र में, है ना, तो उन्हें मग्न तट कहते हैं। बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, कठिन बात कुछ नहीं होती, बशर्ते आप उसे कठिन न माने। तो उनके अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भू आकृतिक और भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है। ब्राजील एवं गिनी के मग्न तट एक दूसरे से लगभग पूरी तरह मिलाए जा सकते हैं, जिस प्रकार किसी वस्तु के 2 टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के पर्वत क्रमों में भूगर्भिक समानता पाई जाती है, अर्थात दोनों तटों के पर्वतों की भूवैज्ञानिक संरचना एक समान है। नेक्स्ट, जितना क्षेत्रफल, तीसरा पॉइंट,
नहीं, दूसरा पॉइंट आप लिखिए। पहला पॉइंट आपने लिखा भूआकृति को भूगर्भिक, दूसरा पॉइंट में आप लिखिए जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है उतना ही क्षेत्रफल उसके पूर्व में स्थित द्वीपों का है, यानी क्यूबा और वेस्ट इंडीज का ही उतना ही क्षेत्रफल है ना। तीसरा प्रमाण, स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और कनाडा के लॉरेंस पर्वत, कनाडा में यहाँ पे लॉरेंस पर्वत पाया जाता है ना, तो स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और कनाडा के लॉरेंस पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है, अर्थात इन तीनों पर्वतों की भूवैज्ञानिक संरचना एक समान है। दूसरे शब्दों में इन तीनों पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि इन क्षेत्रों की वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाता। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए रहे हों और दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। इस बात को लिख देंगे कि दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो, तो आपकी कॉपी चेक करने वाला जो टीचर है खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, कनाडा और साइबेरिया के क्षेत्रों में, साइबेरिया, कनाडा और साइबेरिया के क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, जबकि कोयले का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ही विशेषता है, यानी कोयले का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही हो सकता है ना। इससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों क्षेत्र कभी भूमध्य रेखा के आसपास रहे होंगे और बाद में उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि दोनों तट आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाया जाना प्रमाणित करता है कि कभी ये सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबरिंग करके लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में, ये स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक जंतु, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो पश्चिम की ओर भागते हैं, यानी पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं, परंतु आगे स्थलखंड न मिलने के कारण जलमग्न हो जाते हैं, मतलब समुद्र में डूब जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे, यानी महाद्वीप तो टूट गए लेकिन इनकी आदत अभी भी आनुवंशिक बन गई है, जाते रहते हैं डूबते रहते हैं। तो इससे इन 8-10 प्रमाणों को जो मैंने अभी बताया उनके आधार पर वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह को प्रमाणित करने का प्रयास किया। एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत से लोग नए हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से निश्चित रूप से लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी इस बात से सहमत हूं कि गैप नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, निश्चिंत हो जाइए। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो यकीन मानिए रुचिकर बना रहेगा। कुछ थोड़ा सा हम पढ़ के सोते हैं जब आराम करते हैं तो हमारे सपने में चीजें चलती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग घूमता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब पढ़ लेंगे तो घूम नहीं पाएगा, दिमाग में सारा हौच पौच हो जाएगा। तो हौच पौच होने से बचने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए और एक दिन आएगा कि आप आप सारे समस्त स्थलखंड को समझ जाएंगे, समुद्र को समझ जाएंगे, वायुमंडल को समझ जाएंगे, है ना, कृषि को समझ जाएंगे, उद्योग को समझ जाएंगे, व्यापार को समझ जाएंगे, पर्यावरण को समझ जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को समझ जाएंगे, जनसंख्या को समझ जाएंगे, विभिन्न देशों के बीच में जो राजनीति है उसका आधार क्या है, भौगोलिक आधार क्या होता है उसे समझ जाएंगे। जब थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ना लिखवाना मुझे न तो मैं उससे सहमत होता हूं, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब एग्जाम नजदीक आ जाए और आपकी तैयारी एक बार हो चुकी हो तब रिपीटिशन खूब लगातार तेजी से करना चाहिए, लेकिन
तैयारी के दौरान चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। मैं सत्य कह रहा हूं, इस पर विश्वास करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए जरूर। कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो डेली मेरे साथ मेहनत करेंगे। कुछ लोग मेहनती नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि इकट्ठा हो जाए तो हम पढ़ लेंगे। निश्चित रूप से जिन लोगों की ये आदत है वो घातक होगी। पहले तो ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं जिंदगी भर यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं अल्टीमेटम दूंगा हटाने से पहले, ठीक है। वैसे भी आप जब लाइव क्लासेस कर रहे होते हैं प्रत्यक्ष उपस्थित होकर, तो एक ही बार क्लास कर पाते हैं। आप तो अब तक अगर चाहे तो 100 बार एक ही वीडियो देख चुके होंगे। एक बात कह रहा हूं, तो हर चीज में एक स्पेस होता है। जब स्पेस खत्म होगा उस चीज का, तो मुझे कुछ चीजें वहां से हटानी पड़ेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि डेली मेरे साथ पढ़िए, और जब तक वो वीडियो अवेलेबल हैं अधिक से अधिक उसे देख के नोट्स बना लीजिए। जो लोग आलस्य में पढ़े हुए होंगे, लगातार नहीं पढ़ेंगे, बाद में उन्हें नुकसान होगा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं, उसका लाभ उठाइए, पढ़ते जाइए। तो अगला चैप्टर क्या होगा? वेगनर महोदय के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत में कमियां या महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की आलोचना। प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए 250 शब्दों में। तो क्या पूरा का पूरा सिद्धांत लिख देंगे? नहीं, आप केवल आलोचना कर देंगे। इसलिए आलोचना का एक अलग खंड होता है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बहुत इजी हो जाएगा, निश्चिंत हो जाइए। एक बात फिर से, आप जिस व्हाट्सएप नंबर से वीडियो भेजा जा रहा है, प्लीज 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 उस पर कोई मैसेज मत करिए। हाँ, अभी प्रेम से समझा रहा हूं, बार बार समझाने के बावजूद अगर कोई नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से कठोर कदम उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक व्यक्ति के चलते हजारों लोगों के सैकड़ों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ना। नमस्कार।